नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एचएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को फटाफट शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो कनेक्ट हो पाए और इसे एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा पाए। तो आप लोगों से गुजारिश, लिंक को शेयर करने के अलावा हर एमसीक्यू का जवाब देने की कोशिश करें। गलत हो जाए तो अपने आप को करेक्ट करें और दोबारा से जवाब दें। इससे आप कॉन्फिडेंट होंगे और अपने एक शानदार शाइनिंग फ्यूचर जो आपका इंतजार कर रहा है वहां तक पहुंचने में ये जो जवाब है, ये जो आंसर आप देंगे उससे बना हुआ कॉन्फिडेंस आपकी बहुत बड़े लेवल पे मदद करेगा। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला एमसीक्यू आज के वीडियो सेशन का। The nurse is caring for a patient who underwent stapedectomy. To prevent post-operative complication, the nurse should instruct the patient to। एक मरीज है जिसकी स्टेपेडेक्टमी हुई है। स्टेपेडेक्टमी एक सर्जरी है ईयर से संबंधित, जिसमें ईयर जो है उसकी जो ईयर के अंदर जो बेसिकली बोन होती है उसको रिमूव किया जाता है। जिन मरीजों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मैनियस डिजीज की और रिंगिंग सेंसेशन रहते हैं ईयर के, ऐसे मरीज में ये किया जाता है। तो स्टेपेडेक्टमी नाम का सर्जरी यहाँ पे किया गया है और उसको रिमूव करने के बाद में वहां पे ग्राफ्ट लगाया जाता है, प्रोस्थेटिक सर्जरी की जाती है, प्रोस्थेसिस लगाया जाता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में पेशेंट, आपको क्या प्रिवेंट करना है, कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, इसके लिए आप क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को। फर्स्ट है स्नीज विद हर माउथ ओपन, जब भी वो स्नीज करे अपने मुंह को खुला रखे। सेकंड है फ्रीक्वेंटली ब्लो हर नोज, बार बार अपने नाक को साफ करे, साफ रखे। क्लीन हर ऑपरेटेड ईयर विद ए कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर ट्वाइस ए डे, जो ऑपरेटेड ईयर है उसको कॉटन से टिप हुआ कोई भी एप्लीकेटर से रोज डेली क्लीन करना है। और लास्ट है रिज्यूम बेंडिंग एंड स्टेनिंग। बेंडिंग मतलब मुड़ना, स्टेनिंग मतलब प्रेशर क्रिएट करना ड्यूरिंग बाउल और ब्लैडर मूवमेंट। व्हेन सी इज नो लॉन्गर एक्सपीरियंसिंग ईयर पेन, अगर उसको ईयर पेन होना बंद हो जाए तो स्टेनिंग और बेंडिंग जो है उसको रिज्यूम कर सकता है, दोबारा से शुरू कर सकता है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या चीज आप इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे जो कंसेप्चुअल बात यह है कि सर्जरी के बाद में मरीज को वो कोई काम नहीं करना है जिससे प्रेशर लगे और प्रोस्थेसिस जो लगाया है, ग्राफ्ट जो लगाया है ईयर के अंदर, वो डिस्लॉज हो जाए, अपनी जगह छोड़ दे। तो प्रेशर वाला काम अवॉइड करना है, प्रेशर को प्रिवेंट करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया कि जब मरीज स्नीज करें तो अपने मुंह से खुला रख के स्नीज करें। अगर वो मुंह को खुला रखेगा तो एयर प्रेशर चेंजेस नहीं होंगे मिडल ईयर के अंदर और जो प्रोस्थेसिस ग्राफ्ट है वो डिस्क्लोज नहीं होगा। तो स्नीजिंग जो है अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जब भी स्नीजिंग हो तो अपने मुंह को खुला रख के स्नीज करें, जिससे उसके अंदर प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम हो जाती है। फ्रीक्वेंटली नोज को ब्लो करना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इससे प्रोस्थेसिस जो है वो डिस्क्लोज हो जाएगा। ऑपरेटेड ईयर को किसी भी कॉटन टिक से ट्वाइस ए डे, ये बहुत गलत बात है। मतलब आप कुछ भी चीज जो है कॉटन जो है वो बहुत छोटी चीज होती है, उसको ईयर में नहीं डालना होता है। ऐसी कोई भी चीज जो ईयर में रुकने की संभावना है ईयर में कभी ना डाले, तो ये जो है खोटा जवाब है। और बेंडिंग और स्टेनिंग जो एक्सरसाइज है ये ऑपरेशन के बाद में 2 से 3 वीक तक तो बिल्कुल अवॉइड करनी होती है। 2 to 3 वीक्स जो है वो बिल्कुल ये दोनों एक्ट जो है वो नहीं करने हैं। इसके करने से मरीज में प्रेशर लगेगा ईयर पे और वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो बेंडिंग और स्टेनिंग जो है वो भी क्या करना है, अवॉइड करना है। तो बी सी और डी खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। स्नीज विद हर माउथ ओपन, वेरी गुड। The nurse is providing care for a patient following right cataract removal surgery। सर्जरी कहाँ हुई है, राइट साइड का कैटरेक्ट क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, उसकी सर्जरी हुई है। विच पोजिशन शुड द नर्स प्लेस द पेशेंट, कौन सी पोजीशन में रखेंगे आप मरीज को। ऑपरेशन के बाद की पोजीशन यहाँ पे पूछी हुई है और ऑपरेशन किसका हुआ है, राइट कैटरेक्ट रिमूवल की सर्जरी हुई है। तो कौन सी पोजीशन में रखेंगे, राइट साइड लाइंग, प्रोन, सुपाइन, टिनलबर्ग। चार पोजीशन यहाँ पे दी हुई है, कौन सी पोजीशन प्रीफर करेंगे। कुछ लोगों ने जवाब ठीक दिया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस पोजीशन में रखेंगे, सुपाइन पोजीशन के अंदर। देखो
पोजीशन जो है वो नॉन ऑपरेटिव साइड के ऊपर देनी है और बैक में पोजीशन देनी है, मतलब सुपाइन पोजीशन दे दो और लेफ्ट साइड लाइन कर दो। किधर कर दो? लेफ्ट साइड लाइन, है ना। नेक जो है उसको लेफ्ट साइड कर दो और सुपाइन दे दो। इससे क्या होगा, जो ऑपरेटिव साइड है उसके ऊपर प्रेशर जो है वो प्रिवेंट होगा। ऑपरेटिव आई के ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा, ऑपरेटिव आई जो है ऊपर रहना चाहिए, उसके ऊपर प्रेशर नहीं। अगर आप राइट साइड लाइन देते हैं तो ऑपरेटिव आई पे प्रेशर लगता है, इसलिए खोटा जवाब है। अगर आप प्रोन पोजीशन भी देंगे तो इससे भी जो है आई के ऊपर प्रेशर लगता है, तो ये भी गलत है। और टिननबर्ग पोजीशन जो है वो इंट्राओक्युलर प्रेशर को बढ़ाता है ना। आईओपी जो होता है इंट्राओक्युलर प्रेशर उसको इंक्रीज करता है टिननबर्ग पोजीशन। तो ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये करेक्ट पोजीशन नहीं है राइट कैटरेक्ट सर्जरी के। राइट कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद में आपको सुपाइन पोजीशन देनी है और साथ ही नेक को लेफ्ट साइड के अंदर लाई करना है, ताकि राइट साइड अपर रहे, ऑपरेटेड साइड के ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ना लगे। तो करेक्ट आंसर है सी, दैट इज सुपाइन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। विच एक्शन इज इंक्लूड इन द प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने पूछा है एसेप्सिस जो है उसके लिए कौन सा एक्शन जो है इंक्लूड करेंगे एसेप्सिस को मेंटेन रखने के लिए। पहला है मेंटेन ए स्टेराइल एनवायरनमेंट, सेकंड है कीपिंग द एनवायरनमेंट एज क्लीन एज पॉसिबल, थर्ड है टेस्टिंग फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट, फोर्थ वन है क्लीनिंग एन एनवायरनमेंट अंटिल इट इज फ्री फ्रॉम जर्म्स। एसेप्सिस का प्रिंसिपल, क्या एक्शन लेंगे जिससे एसेप्सिस का प्रिंसिपल जो है वो फुलफिल हो जाए? स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करेंगे, एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टेस्ट करेंगे एनवायरनमेंट में, या एनवायरनमेंट को तब तक क्लीन करते रहेंगे जब तक वो जर्म से फ्री नहीं हो जाता। तो यहां पे जानने वाली बात है कि एसेप्सिस का मतलब क्या होता है। एसेप्सिस एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल को बाहर वाले किसी भी सोर्स से कंटामिनेटेड होने से प्रिवेंट करते हैं, है ना। एक प्रोसेस है जिसमें हम अवॉइड करते हैं कि कोई भी कंटामिनेशन नहीं हो किसी बाहरी सोर्स से, और इसके लिए बाहरी सोर्स को क्या रखो, एनवायरनमेंट को क्या रखो, क्लीन रखो। तो एसेप्सिस का मतलब है एनवायरनमेंट को क्या रखना है, क्लीन रखना है। तो यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा बी, कीप द एनवायरनमेंट एज क्लीन एज पॉसिबल। ए खोटा जवाब है, डी खोटा जवाब है। जो ए में बात बोली गई है मेंटेन एनवायरनमेंट स्टेराइल, और जो डी में लिखी हुई है क्लीन तब तक करते रहो जब तक वो फ्री नहीं हो जाए जर्म से, ये दोनों बातें एक ही है ना। इसको भी हम स्टेराइल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, और ए में जो लिखी है वो भी स्टेराइल एनवायरनमेंट है। स्टेरिलिटी जो है वो रख पाना पॉसिबल नहीं है। क्लीन एनवायरनमेंट हम कर सकते हैं लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को कम करके, लेकिन इसको स्टेराइल नहीं किया जा सकता, और पॉसिबल भी नहीं है कि इसको एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर दे। स्टेरिलिटी जहां भी होती है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होते हैं, तो ऐसे आप एनवायरनमेंट को नहीं कर सकते। हाँ, उसको क्लीन रख सकते हो लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री नहीं कर सकते एनवायरनमेंट को, इट्स नॉट पॉसिबल। और एनवायरनमेंट में टेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नहीं हो सकती, और ये सेप्सिस में इंडिकेट भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, कीपिंग द एनवायरनमेंट एज क्लीन एज पॉसिबल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। Which intervention is most important to include in a nursing care plan for a patient with atelectasis? समझ गए? एक मरीज है एटिलैक्टेसिस का और उसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या होगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन जो कि इंक्लूड करेंगे आप जब आप नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं एक मरीज जो किससे सफर कर रहा है, एटिलैक्टेसिस से। फटाफट से जवाब लिखिए। फर्स्ट है गिविंग ऑक्सीजन कंटिन्यूअस एट 3 लीटर से ऑक्सीजन देंगे। सेकंड है पेशेंट को कफिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे हर 4 घंटे में। थर्ड वन है हैव द पेशेंट यूज एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर, हर घंटे मरीज को यूज करने का बोलेंगे। और लास्ट वन है गेट द पेशेंट आउट ऑफ बेड इनटू द चेयर एवरी डे, हर दिन मरीज को बेड से बाहर चेयर के ऊपर बिठाने का कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन जब आप केयर प्लान बना रहे हैं जो मरीज एटिलैक्टेसिस का है, देखिएगा चारों ही जवाब है, आपको चारों ही जवाब सही लगेंगे। किसी का आंसर ए रहेगा, किसी का बी है, किसी का सी है, किसी का नहीं डी है। चारों ही जवाब सही है, चारों ही मदद करते हैं एटिलैक्टेसिस में। और जब चारों जवाब बनते हैं तो फोकस करना होता है मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंटरवेंशन यहाँ पे रहेगा अगर आप एटिलैक्टेसिस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, वेरी गुड, सी, इट्स इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इंटेंसिव स्पायरोमेट्री सबसे अच्छा तरीका है एटिलैक्टेसिस को प्रिवेंट करने के लिए। हर घंटे इसको परफॉर्म करके डीप इनहेलेशन इसके अंदर हम करते हैं जो कि मदद करते हैं
एल्यूलाई को कोलैप्स होने से रोकते हैं, एल्यूलाई को ओपन रखते हैं ताकि एल्यूलाई क्या नहीं हो, कोलैप्स नहीं हो। अगर आप ऑक्सीजन देंगे जो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कंटिन्यूस 3 लीटर से, तो वो कोई मदद नहीं करेगा डीप इनहेलेशन के लिए और एल्यूलाई को कोलैप्स होने से रोकने के लिए। कपिंग और डीप ब्रीदिंग सबसे एक अच्छा इंटरवेंशन है, लेकिन ये सबसे अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि डीप ब्रीदिंग जो है उसमें इंस्पिरेटरी एफर्ट जो है वो इंसेंटिव स्पायरोमीटर जैसे नहीं होते हैं, है ना। इंसेंटिव स्पायरोमीटर में जितनी डीप इनहेलेशन होता है उतना कपिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में नहीं होता है। और 4 घंटे बहुत ज्यादा टाइम है, मतलब आपको हर आधे घंटे में करनी होती है या 15 मिनट में करनी होती है। 4-4 घंटे में करोगे फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ये सही नहीं है। और लास्ट लिखा हुआ है बेड से मरीज को चेयर के ऊपर लेंगे, ये बिल्कुल ठीक है, लेंगे चेयर के ऊपर, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है जितना इंसेंटिव स्पायरोमीटर है। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, सी, दैट इज इंसेंटिव स्पायरोमीटर। आपने स्पायरोमीटर देखा होगा, 3 बॉल वाली मशीन होती है और उसमें फूंक मारते हुए इंसेंटिव स्पायरोमीटर का तरीका है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। वेरी गुड। ए पेशेंट हु इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी इंफेक्शन है मरीज को, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस पॉजिटिव है पेशेंट, उसको एक दवाई शुरू की है हमने जिडोवुडिन, तो उसको जिडोवुडिन थेरेपी पे आपने रख दिया। कौन सा स्टेटमेंट बेस्टली डिस्क्राइब करता है एक्शन ऑफ दिस ड्रग? फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन है और जिडोवुडिन कैसे काम करती है ये आपको बताना है। तो कौन सा इंटरवेंशन बता रहा है कि हाँ जिडोवुडिन ऐसे काम करती है? पहला है, ये जो दवाई है ये एलिमिनेट कर देती है वायरस को, जो कि एड्स का कोज होता है, एड्स का जो कारण है एचआईवी वायरस, उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। दूसरा, ये इंटरफेयर करती है वायरल के रेप्लिकेशन के साथ, उसको रेप्लिकेट नहीं होने देती है। तीसरा है, ये स्टिमुलेट करती है इम्यून सिस्टम को। और चौथा, ये क्लीन करती है स्किन के लीजन को। तो आपको पता होना चाहिए कि जिडोवुडिन दवाई जो है ये एक एंटीवायरल ड्रग कैटेगरी है। इसकी कौन सी कैटेगरी है? एंटीवायरल। और एंटीवायरल ड्रग जो होती है उसका काम होता है कि न तो वो स्किन के लीजन को क्लियर करती है, न वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और न वो वायरस को एलिमिनेट करती है। एचआईवी का वायरस कभी भी बॉडी में एलिमिनेट से नहीं होता है। तो क्या काम करती है दवाई? ये इनिबिट करती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए सिंथेसिस को। ये क्या नहीं होने देगी? डीएनए का सिंथेसिस नहीं होने देगी। और जो एचआईवी का वायरस है वो आरएनए वायरस है, और अगर वायरस आरएनए से डीएनए में रेप्लिकेट नहीं होगा, वायरस का अगर रेप्लिकेशन आरएनए से डीएनए में नहीं होगा, तो वायरस जो है वो अपनी बॉडी के अंदर अपनी ताकत नहीं दिखा पाएगा। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वो CD4 को खत्म तभी कर पाता है जब वो आरएनए से डीएनए में रेप्लिकेट हो जाता है, और इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को रोकती है जिडोवुडिन। तो बेस्ट आंसर है बी, इट इंटरफेयर विद वायरल रेप्लिकेशन। ए, सी और डी खोटे जवाब है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग रूटीन हाइजीन केयर फॉर ए पेशेंट विद एड्स, एड्स का मरीज है और रूटीन हाइजीन केयर उसको दी जा रही है, ए नर्स फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो कर रही है, वुड टेक विच एक्शन, कौन सा एक्शन है? आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉलो करने हैं। मरीज को रूटीन हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, एड्स का मरीज है, और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में क्या आएगा जब आप रूटीन हाइजीन दे रहे हो मरीज को? फर्स्ट है यूज रिवर्स आइसोलेशन, सेकंड है प्लेस द पेशेंट इन ए प्राइवेट रूम, थर्ड है पुट ऑन ए मास्क ग्लव्स एंड गाउन, और फोर्थ है वियर ग्लव्स व्हेन गिविंग माउथ केयर। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, रूटीन हाइजीन केयर दे रहे हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपको मेंटेन करने हैं। तो देखिएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वियर ग्लव्स व्हेन गिविंग माउथ केयर, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी खोटे जवाब है, बी सी खोटा जवाब है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यहाँ पे पूछे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो होता है हेल्थ केयर वर्कर काम में लेते हैं ताकि वो कांटेक्ट में नहीं आए पेशेंट के ब्लड और बॉडी फ्लूइड के। तो जब आप रूटीन केयर दे रहे हैं तो सिर्फ ग्लव्स काम में लीजिए। रिवर्स आइसोलेशन काम में लिया जाता है जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मरीज को प्रॉब्लम होने की संभावना होती है ना। ये क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है पेशेंट को, और किससे? फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर। तो हेल्थ केयर वर्कर को पेशेंट से अगर प्रोटेक्ट करना है तब रिवर्स आइसोलेशन होता है। प्लेस द पेशेंट इन प्राइवेट रूम, प्राइवेट रूम जो है रूटीन केयर वाले मरीज को प्राइवेट रूम में रख के आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मेंटेन नहीं कर सकते। प्राइवेट रूम जो है वो कभी भी बैरियर मेथड नहीं है प्रोटेक्शन का, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन उसके अंदर नीड नहीं होते हैं, है ना। तो ये मेथड जो है वो बैरियर प्रोटेक्शन है। और सी आंसर गलत इसलिए है क्योंकि इसमें मास्क ग्लव्स लिखा हुआ है, जो कि हमेशा एयरबोर्न ड्रॉपलेट से प्रोटेक्ट करने में काम में लिए जाते हैं, और गाउन जहां स्प्लेज होने की संभावना होती है वहां पे पहना जाता है। तो मास्क और गाउन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ग्लव्स जरूर चाहिए ताकि कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लिए जा सके। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का पूछा इसलिए जवाब यहाँ पे ग्लव्स रहेगा।
तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। When assessing the skin of a patient with deep partial thickness burn, एक मरीज है जिसको deep partial thickness burn हुआ है, उसकी स्किन का आप क्या कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो। What would the nurse expect to find? क्या फाइंडिंग आपकी वहां पे आप एक्सपेक्ट करते हैं, एज ए नर्स आप क्या फाइंडिंग एक्सपेक्ट करते हैं। फर्स्ट है ड्राई पेल एरिया विद नो ब्लिस्टर फॉर्मेशन, जब डीप पार्शियल थिकनेस बर्न होगा तो एरिया ड्राई होगा, पेल होगा और कोई ब्लिस्टर नहीं होंगे। सेकंड है ब्लिस्टर ऑफ वेरिंग साइज, अलग अलग तरह के साइज के ब्लिस्टर होंगे विद एरिया ऑफ चेयर टिश्यू, है ना, चेयर टिश्यू मतलब जले हुए टिश्यू के साथ में ब्लिस्टर होंगे अलग अलग साइज के। चेरी कलर की रेड एरिया होंगे जिसमें से वीपिंग प्रेजेंट होगी, और लास्ट है पीली व्हाइट एरिया होगा जिसमें चेयर टिश्यू होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन ने पूछा है डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, डीप पार्शियल थिकनेस बर्न जब होता है तो डीप पार्शियल थिकनेस जो है वो चार तरह के बर्न के टाइप होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, जिसमें एक होता है सुपरफिशियल बर्न, एक है पार्शियल थिकनेस बर्न, एक है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न, एक डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, और एक फुल थिकनेस बर्न, एक डीप फुल थिकनेस बर्न। तो जो सेकंड डिग्री बर्न होता है, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न एंड डीप पार्शियल थिकनेस बर्न, उसमें हमेशा ब्लिस्टर बनते हैं और वहां से कुछ न कुछ सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं, तो नो ब्लिस्टर फॉर्मेशन तो नहीं होगा, ब्लिस्टर तो बनेंगे। सेकंड ऑप्शन है ब्लिस्टर वेरियंग साइज के और एरिया जो है वो चेयर टिश्यू हो जाएंगे, तो टिश्यू चेयर्ड नहीं होंगे, टिश्यू का कलर चेयर्ड नहीं होगा, इसलिए बी आंसर गलत है। चेरी रेड एरिया होंगे, ये बिल्कुल सही है, और ब्लिस्टर में वीपिंग होगी, सिक्रीशंस प्रेजेंट रहेंगे, है ना। स्किन का कलर वेरी करता है, वो स्किन पिंक कलर से चेरी रेड कलर की हो जाती है, और इस सेकंड डिग्री बर्न के अंदर चेरी रेड कलर के अलावा ब्लिस्टर बनेंगे जिसमें से हम कह रहे हैं वहां पे वीपिंग होगी, ऊजिंग होगी ना, ऊजिंग, वहां से बाहर फ्लूइड निकलेगा, फ्लूइड ऊज रहेगा, तो ये वहां पे देखने को मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे सी रहेगा। पहली व्हाइट एरिया जो होते हैं वो फुल थिकनेस बर्न के अंदर होते हैं, पार्शियल थिकनेस में नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी, चेरी रेड एरिया विद वीपिंग ब्लिस्टर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। During an eye assessment, a patient complained that a curtain seems to be coming down in front of my eye. जब आई का असेसमेंट कर रहे हैं कि मरीज का कंप्लेन है कि कुछ कर्टेन ऐसे गिरते हुए दिख रहे हैं आंखों के सामने, कि कुछ कर्टेन जो है वहां पे डाउन फॉलिंग हो रही है, ऐसा दिख रहा है। ये कंप्लेन क्या सजेस्ट करती है, कौन सी कंडीशन है मरीज को। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोमा, सेकंड है रेटाइनल डीअटैचमेंट, थर्ड है कैटरेक्ट, फोर्थ वन है ब्लेनफेराइटिस। फटाफट से जवाब लिखिएगा। कर्टेन सीम्स टू बी कमिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ माई आई, कर्टेन सीम्स टू बी कमिंग डाउन इन फ्रंट ऑफ माई आई, फटाफट से जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रेटाइनल डीअटैचमेंट के अंदर, रेटाइनल डीअटैचमेंट के अंदर कर्टन लाइक फॉलिंग देखने को मिलती है, सेंसेशन होता है कि कर्टन ड्रॉपिंग हो रही है आई के सामने, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्लूकोमा, कैटरेक्ट और ब्लेनफेराइटिस, ये तीनों ऑप्शन खोटे जवाब है, क्योंकि इनके अंदर मरीज को कभी भी इस तरीके के सेंसेशन नहीं होते हैं, है ना, वे अलग तरह की बीमारी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, रेटाइनल डीअटैचमेंट, बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों ने ठीक जवाब दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसकी एज जो है वो 27 ईयर है, एडमिट हुआ है कंप्लेन के साथ में, और क्या कंप्लेन है पेशेंट का कि साहब सीवियर फटीग हो रहा है, बहुत ज्यादा थकान है, मसल में वीकनेस है और एनोरेक्सिया है। इसके अलावा वो क्या बोल रहा है कि ही इज रिकवरिंग फ्रॉम फ्लू, फ्लू से रिकवर कर रहा है, और सीवियर नोजिया एंड फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग वहां पे देखने को मिल रहा है, साथ में डायरिया की कंप्लेन भी है। जब हमने ब्लड ड्रॉन किया फॉर सीरम इलेक्ट्रोलाइट मेजरमेंट के लिए, इस चीज में जब ये सिम्टम दिए तो हमने इलेक्ट्रोलाइट चेक करने के लिए ब्लड लिया, मरीज का कंप्लेन था फटीग, मसल वीकनेस, एनोरेक्सिया, साथ में सीवियर नोजिया, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग, डायरिया और फ्लू सिम्टम, ये पहले थे उसको। अब हमने ब्लड लिया, डायरिया वॉमिटिंग की हिस्ट्री है मरीज की, अभी वीकनेस हो रही है, मसल वीकनेस, थोड़ा आइडिया लग रहा है आपको, इलेक्ट्रोलाइट आपने लिए, बेस्ड ऑन पेशेंट के ये जो सिम्टम है उसके आधार पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या लैब रिजल्ट वहां पे देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट है बिलो नॉर्मल कैल्शियम कम देखने को मिलेगा, कैल्शियम वहां पे आपको कम मिलेगा, सोडियम आपको कम मिलेगा, पोटेशियम आपको कम मिलेगा, या कैल्शियम आपको ज्यादा मिलेगा, क्या चीज वहां पे आपको देखने को मिलेगी इन फाइंडिंग के आधार पे। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही कहा है,
जब पोटेशियम का इंटेक कम हो जाता है बॉडी में तो एनोरेक्सिया, नोजिया, मसल वीकनेस, फटीग, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन जब भी लॉस होता है, जैसे वोमिटिंग हो रहा था, या इंटेस्टाइनल फ्लूइड जब भी लॉस होता है, जैसे डायरिया हो रहा था, तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। हाइपोकैलेमिया के सिम्टम है सारे के सारे, और मरीज को हाइपोकैलेमिया हो गया है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पोटेशियम अपने नॉर्मल लेवल से फॉल डाउन हो गया है। ए और डी जो है वो इनकरेक्ट है यहाँ पे। कैल्शियम ए में है, डी में भी कैल्शियम दिया हुआ है, वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वोमिटिंग और डायरिया की वजह से कैल्शियम कभी भी अल्टर्ड नहीं होता है। कैल्शियम जो होता है वो स्टोर रहता है बोन के अंदर, और ये जीआई सिस्टम में चेंजेज होने की वजह से अफेक्ट नहीं होता है। वोमिटिंग जो होती है उसकी वजह से सोडियम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज नहीं हो सकता है, इसलिए बी भी यहाँ पे खोटा जवाब है ना। जब भी वोमिटिंग होती है तो सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है ना, ड्यू टू फ्लूइड लॉस, हाइपरनेट्रीमिया, डाइल्यूशनल वो जो है कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया दिख सकता है, पर हाइपो नहीं हो सकता। इसलिए करेक्ट आंसर है सी, दैट इज हाइपोकैलेमिया। वेरी गुड। Next is the nurse who elicit a positive Vostek sign would suspect that the patient has which condition? Easy question, मेरे हिसाब से आप आराम से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ये मैंने अपने इंस्टाग्राम पे राजू सर 07 के नाम से जो मेरा इंस्टा आईडी है, वहां पे मैंने इस साइन के साथ में पिक्चर भी डाला और मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट जवाब दिया। तो आज के सेशन का इस क्वेश्चन को मैं इजी क्वेश्चन मानता हूं, सबसे इजी क्वेश्चन वाला यही है। वॉस्टेक साइन कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है? बहुत अच्छे, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, इट्स हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया के दो साइन होते हैं, वॉस्टेक साइन और ट्रोसाउस साइन। तो वॉस्टेक साइन के अंदर जब हम टैपिंग करते हैं फेशियल एरिया में तो स्पाज्म होते हैं, इसको वॉस्टेक साइन कहते हैं। और जब हम बीपी कप बांधते हैं हैंड के अंदर और कार्पोपेडल स्पाज्म होता है, इसको पॉजिटिव ट्रोसाउस साइन कहते हैं। दोनों ही साइन जो है हाइपोकैल्सीमिया को इंडिकेट करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। बी इज द करेक्ट वन। हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरनेट्रीमिया यहाँ पे खोटे जवाब है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करें और मैक्सिमम लोगों की मदद करने की कोशिश करें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो आई होप कि आप लोग सारथीपन दिखाएंगे, और आपको अगर इस वीडियो लेक्चर से फायदा हुआ तो आपके जैसे ही किसी और इंडिविजुअल को जो इसी तरह की तैयारी कर रहा है उस तक ये अप्रोच होगी, और डेफिनेटली वो भी अपने फ्यूचर में अपने टारगेट में सफल हो पाएगा। तो मिलते हैं दोबारा एक नए लेक्चर के साथ में, नई एनर्जी के साथ में, कुछ नए कंसेप्चुअल एमसीक्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।